नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि कोरोना वायरस के चलते इस समय सभी विश्वविद्यालय, शिक्षण संस्थान सब कुछ बंद है और शिक्षण का माध्यम भी बदल गया है। मूल रूप से शिक्षण का जो वास्तविक तरीका है वो गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत आमने सामने बैठकर है, परंतु ऐसी स्थिति में भी हम सभी को अपने पठन पाठन का ध्यान रखना है और उत्कृष्ट तरीके से अपने अध्यापन कार्य को करना है, जिससे कोई भी कार्य बाधित ना हो। इसलिए एक तकनीकी माध्यम का सहारा कि वीडियो भी वैसे होता है, लेकिन कई बार वीडियो में आवाज कटती है, तो इसलिए ऑडियो के माध्यम से बहुत बड़े बड़े लेक्चर्स हैं, तो उनको हम अपने पाठ्यक्रम के अनुसार पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। और जैसा भी आपको लगे या कुछ त्रुटियां हो या कुछ सुझाइश हो तो कृपया बाद में मुझे जरूर अवगत कराएं या कुछ पूछना हो आपको तो आप इस ऑडियो की कंप्लीट होने के बाद आप उससे पूछ सकते हैं। आज का जो हमारा विषय है स्तानिस्लावस्की और उनका अभिनय सिद्धांत, ये मूल रूप से ये जो व्याख्यान है, ये जो लेक्चर है, ऑडियो है, ये सुरेश शर्मा जी की पुस्तक जो मूल कृति सोनिया मूर की है, जिसका हिंदी अनुवाद सुरेश शर्मा जी ने किया, स्तानिस्लावस्की का अभिनय सिद्धांत, उस पर, और स्तानिस्लावस्की का रंग जीवन, माय लाइफ इन आर्ट, स्तानिस्लावस्की का जिसका भाषांतर किया है विश्वनाथ मिश्र ने कुसुम प्रकाशन के माध्यम से, और नटरंग का 67वां अंक जिसमें महेश आनंद जी ने उसका व्याख्याएं की है, और कुछ रिसर्च पेपर और कुछ विकिपीडिया, एनसाइक्लोपीडिया से मिलाकर जो नोट्स बनाए गए हैं उनके आधार पर यह व्याख्यान तैयार किया गया है, ऑडियो तैयार किया जा रहा है। तो स्तानिस्लावस्की जो कि एक रशिया के महान विचारक, रंग चिंतक थे, उसको हम कई पार्टों में समझने का प्रयत्न करेंगे। पहला, स्तानिस्लावस्की की रिगार्डिंग, चूंकि हमें यह समझने की आवश्यकता इसलिए आवश्यक है कि वास्तव में यह समझना अति आवश्यक है कि वास्तव में स्तानिस्लावस्की कौन थे, क्या थे, उनका जीवन कैसा रहा और उनके जीवन के आधार पर उनका रंगकर्म कैसा रहा। यहाँ दो बात दृष्टव्य है, दो बात देखने योग्य है कि भारतीय दर्शन में लेखन की परंपरा अति अल्प रही है, जबकि पाश्चात्य परंपरा में लेखन की परंपरा बहुत रिच रही है। तो लेखन की दृष्टि से हमें किसी भी व्यक्ति विशेष जो पाश्चात्य से संबंधित उसको समझना है तो उसकी जीवन वृत्त पर नजर डालना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जैसा उसका जीवन रहा है, जैसा उसने थिएटर किया, जैसा रंगकर्म किया है, उसी के आधार पर उसका रंगकर्म रहेगा। तो बहुत संक्षिप्त सा परिचय। स्तानिस्लावस्की का जन्म 1863 में हुआ और इनका जो पूरा नाम था वो एलेम्सिव कॉन्स्टेंटिन सर्गेविच था, और वास्तविक जो हम इनको एक बहुत ज्यादा इनके नाम से जानते हैं, जिनका नाम है स्तानिस्लावस्की, ये इनका उपनाम था जो उन्होंने 1885 में इन्होंने रंगमंच के लिए चुना था। स्तानिस्लावस्की मूल रूप से अभिनेता, निर्देशक और विख्यात रूप से प्रशिक्षक के रूप में अपने आप को स्थापित उन्होंने किया था। और सबसे बड़ी जो बात है स्तानिस्लावस्की की वो थी, इन्होंने एक महत्वपूर्ण कार्य किया अभिनय सिद्धांत को विकसित करके। एक्टिंग ट्रेनिंग के कंसेप्ट को जो लेकर आए हैं वो ये सबसे पहले थे। फिर इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं में, जैसे 1888 में एमेच्योर मॉस्को सोसाइटी ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर की संस्थापक रहे, को फाउंडर रहे, जिन्होंने बहुत सारे नाटकों का निर्देशन किया। और स्तानिस्लावस्की के डायरेक्शन में पहला नाटक था लियो टॉल्स्टॉय का द फ्रूट्स ऑफ एनलाइटमेंट, जो 1891 में व्लादिमीर नेमिरोविच दानचेंको इनकी प्रेरणा से ये नाटक हुआ था। और इन्होंने सन 1897 में मॉस्को आर्ट थिएटर की स्थापना की थी, जहां पर इन्होंने एक के टॉल्स्टॉय का ऐतिहासिक नाटक किया था, और फिर उन्होंने बहुत सारे नाटकों का वहां पर बच्चा और मंचन किया, और बहुत नए नए प्रयासों और नए नए कंसेप्ट को ये खोजने के लिए निरंतर प्रयास रहे। स्तानिस्लावस्की के अभिनय सिद्धांत जो 1912 में मॉस्को आर्ट थिएटर में विधिवत रूप प्रदान किया गया था, उसको उन्होंने संपूर्णता के साथ रखा
और 1917 में मंचित नाटक 12th नाइट, जो कि महत्वपूर्ण सफल रहा, उनके सामने आई। अपने अमेरिका भ्रमण के दौरान स्तानिस्लावस्की ने अपनी रंग जीवन की जो यात्रा है उसको लिपिबद्ध किया, जो माई लाइफ इन आर्ट के रूप में प्रकाशित हुई। उसके उपरांत 1937 में इनका प्रथम आलेख द एक्टर्स वर्क ऑन हिमसेल्फ ये प्रकाशित हुआ। और इसके अतिरिक्त अभिनेताओं के प्रशिक्षण हेतु स्तानिस्लावस्की ने कई महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी, जिनमें मूल रूप से एन एक्टर प्रिपेयर्स अभिनेता की तैयारी, बिल्डिंग अ कैरेक्टर चरित्र की रचना प्रक्रिया और क्रिएटिंग अ रोल, ये इनकी प्रमुख पुस्तकें रही हैं। आप चाहें तो कुछ तिथियों को नोट कर सकते हैं, जैसे मास्को आर्ट थिएटर की स्थापना 1897 और पहला परफॉर्मेंस 1898, तो लगभग 1897-98 में इसकी स्थापना मानते विद्वान। और उन्होंने मूल रूप से एक्टिंग को लेकर काम किया, एक्टिंग का कंसेप्ट क्या होना चाहिए, हाउ टू डू, कैरेक्टर को आप कैसे बाहर निकालोगे, कंसीव करोगे, उनकी विशेष पर इस बातों को प्रयास किया। और उनकी जो प्रमुख रचनाएं थी उनमें जैसे माई लाइफ इन आर्ट, ये 1924 को हुई। फिर एन एक्टर प्रिपेयर्स 1936 में प्रकाशित हुई, बिल्डिंग अ कैरेक्टर 1950 और क्रिएटिंग अ रोल 1969 में प्रकाशित हुई। और जिस क्रिया को इन्होंने जिस ढंग से किया वो आपका मेथड एक्टिंग कंसेप्ट होता है। तो ये था लगभग अबाउट स्तानिस्लावस्की। और स्तानिस्लावस्की की जो मृत्यु है वो 1938 में हुई थी। अब कुछ उनकी जो पुस्तकें हैं हम उन पर जैसे चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले जैसे उनकी किताब है एन एक्टर प्रिपेयर्स, या अभिनेता का आत्मनिर्माण या अभिनेता की तैयारी। उन्होंने अभिनेता की भावात्मक अंतः प्रेरणा की स्मृतियों को जगाने के लिए कार्य किया है। किस ढंग से, ये मूल रूप से इनर टू आउटर कंसेप्ट की बात करती है ये पुस्तक। इनका अभिप्राय है कि चरित्र से उसके तादात्म्य होने तथा संप्रेषण की दिशा की ओर अग्रसर होने को स्पष्ट किया है। मूल रूप से बात ये करते हैं कि एक चरित्र और जो अभिनेता है वो आपस में तादात्म्य स्थापित कर लें, एक हो जाए। अभिनेता की अंतः प्रेरणा वो कैसे जगाए, यहाँ ये प्रश्न भी आवश्यक है कि अभिनेता अपनी अंतः प्रेरणा को हम इमेजिनेशन बोल सकते हैं, इमोशनल मेमोरी बोल सकते हैं, उसको कैसे जगाए। तो स्तानिस्लावस्की ने अपनी इस पुस्तक एन एक्टर प्रिपेयर्स में कॉन्शियस से अनकॉन्शियस की ओर बढ़ाने की बात कही है। मनोवैज्ञानिक तरीके के आधार पर सिगमंड फ्रॉइड की इस कंसेप्ट था उसको फॉलो किया। और अभिप्राय यह है कि इस कंसेप्ट के माध्यम से वह जो चरित्र की घटना प्रक्रिया है, चरित्र की जो रचना प्रक्रिया है, उसके निर्माण में अभिनेता अपने आप को स्थापित कर देता है। तो मूल रूप से यहाँ जो हम मैजिक का जो कंसेप्ट पढ़ेंगे आगे, वही मूल रूप से इस किताब का है कि अगर मैं उन परिस्थितियों में होता या अगर मैं वह चरित्र होता तो क्या करता। तो अभिप्राय यह है कि चरित्र की जो संभावनाएं हैं या पॉसिबिलिटीज हैं, चरित्र की जो घटनाक्रम है, वो एक्टर अपने आप में ढाल लेता है। और इसे हम इनर टू आउटर कंसेप्ट के अंतर्गत भी मानते हैं। तो ये पहली किताब रही इनकी। और जो दूसरी पुस्तक है बिल्डिंग अ कैरेक्टर, चरित्र का निर्माण, इसमें उन्होंने अभिनेता के भौतिक चरित्र निर्माण की रचनात्मक प्रक्रिया अर्थात अभिनेता के शरीर और वाचिक के आधार पर प्रस्तुत किया है। इसमें उन्होंने अभिनेता के भौतिक रूपायन, शारीरिक क्रीड़ाओं, चेष्टाओं का संचालन लेकर उसके वाचन की लय और ताल के निर्वाह को भी अनुशासन के रूप में उकेरा है। हम इसको समझ सकते हैं आउटर टू इनर कि एक एक्सटर्नल कैरेक्टराइजेशन आपका कैसे कर सकते हैं। इनर, आउटर टू इनर मतलब आप कॉस्ट्यूम, ज्वेलरी, ये सब पहन के उस चरित्र का रूप दे सकते हैं। ये तो एक पहली किताब तो ये कहती है कि आप स्वयं ऐसे ट्रीट करें अपनी अंतःप्रेरणा, अपनी साइकोलॉजिकल जेस्चर से कि आप वो चरित्र बन जाएं, फिर चाहे आप कुछ भी पहने रहें। और दूसरा तरीका यह है कि आपको जैसे भिखारी या राजा का कैरेक्टर करना है तो आप उसके वस्त्र धारण कर लीजिए और उसके अनुरूप हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज बनाने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे आप सफल हो जाएंगे। तो ये आउटर टू इनर के कंसेप्ट की बात है। और तीसरा इनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वो है क्रिएटिंग अ रोल, भूमिका की संरचना। उनकी वास्तव में स्वतंत्र पुस्तक नहीं थी, बल्कि एक 1916 और 1937 के बीच नाटकों का जो उन्होंने निर्देशन किया, जो उन्होंने नाटक लिखे, उसी का एक संकलन है। विशेष रूप से ग्रेबो युदोब, फिर से नाम नोट कीजिए आप सभी,
बो ये दोब मिला हुआ है, ग्री बो ये दोब। ये नाटक जो है वो फ्रॉमविट और शेक्सपियर के ओथेलो और निकोलाई गोगोल का द इंस्पेक्टर जनरल बहुत ज्यादा पॉपुलर नाटक है, पर उनकी जो टिप्पणियां हैं, उनकी जो एनालिटिकल अप्रोच है, उसको उन्होंने पुस्तकों के रूप में प्रकाशित किया अपने डायरेक्टोरियल कंसेप्ट को, और इसी के रूप में यह किताब प्रकाशित हुई। स्तानिस्लावस्की ने आंतरिक अभिनेता द्वारा अभिनेता की सृजनशीलता जो है, क्रिएटिविटी है, उसको जगाने की तलाश की बात की, और अभिनेता के बौद्धिक स्तर को बढ़ाने के लिए उन्होंने काम किया। इसके अलावा एक उनकी महत्वपूर्ण और पुस्तक है माई लाइफ इन आर्ट, जो आधारित है स्तानिस्लावस्की के रंग जीवन में, कि वास्तव में उनका रंग जीवन कैसा रहा, उनकी रंग यात्रा कैसी रही, इनको लेकर यह पुस्तक हुई है। तो ये उनकी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें थी। और इसके बाद एक्टर के रिगार्डिंग वह क्या सोचते हैं, उनका क्या कंसेप्ट, हम इस पर चर्चा करें। यहां हमें याद करना चाहिए सर जॉन गिलगुड, सर जॉन गिलगुड, जिनके कंसेप्ट में अकॉर्डिंग टू स्तानिस्लावस्की क्या है, जो स्तानिस्लावस्की के अकॉर्डिंग अपनी बात कहते हैं। तो उनका अभिप्राय है कि जितनी भी रचनात्मक कलाएं हैं उन सबका अध्ययन किया जा सकता है, और वास्तव में अभिनय जो है वो अनुकरण की एक कला है, वो हम उसका ही अनुकरण करते हैं। और अगर वह स्तानिस्लावस्की के अनुसार अगर पॉइंट करते हैं, स्तानिस्लावस्की के अनुसार अपना विचार रखते हैं, तो कहते हैं कि रंगमंच में सीखने के लिए बहुत से पाठ होते हैं, बहुत कुछ सीखा जा सकता है रंगमंच से, जैसे एकाग्रता है, कंसंट्रेशन है, आत्मनुशासन है, सेल्फ डिसिप्लिन है, आवाज है, वॉइस, शरीर का प्रयोग है, बॉडी का आप किस ढंग से यूज कर सकते हैं, कल्पनाशीलता है, इमेजिनेशन है, ध्यान है, कंसंट्रेशन है, सरलीकरण है, और आत्म आलोचना है, सेल्फ एनालिटिकल अप्रोच है। ये सारे बहुत सारे और कंसेप्ट भी हैं जिसे आप ग्रहण कर सकते हैं, सीख सकते हैं स्तानिस्लावस्की के कंसेप्ट से या थिएटर से। और अक्सर रंगमंच की जो मूल परंपरा है, रंगमंच का जो कंसेप्ट है, वो समकालीन भावों का ही कंसेप्ट होता है। सर जॉन गिलगुड जो स्तानिस्लावस्की के अनुसार बात करते हैं, वो कहते हैं कि उनका मानना है कि परंपरा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी समसामयिकता। कंटेम्परेरी जितनी चीजें महत्वपूर्ण होती हैं, उतनी ही हमारी ट्रेडिशनल चीजें भी इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि जो कंटेम्परेरी जो समकालीन है, समसामयिक है, वो बिना परंपरा के आधार पर नहीं बन सकती। तो समसामयिक भी तभी होगी जब वो परंपराशील या परंपरागत रही होगी। तो हमें दोनों के बीच एक अद्भुत तादात्म्य स्थापित करने की आवश्यकता है, दोनों को समझना पड़ेगा। किसी अभिनेता को दोनों का ही अध्ययन करना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए, उसके किसी मूल तकनीकी औजार या किसी तनाव रहित रिलैक्स करने में, सरलीकृत करने में सक्षम होना चाहिए। जिस टाइप की कंडीशन है, सिचुएशन है, उसको उन रूप में देखकर ही वह इन चीजों को समझ सकता है। और जोशुआ लोगन जो स्तानिस्लावस्की के बारे में अपने विचार रखते हैं, ये हम आपके जो शोरी शर्मा जी की किताब है उसको कोट करते हुए बोलते हैं कि उनका अभिप्राय है जोशुआ लोगन का कि शायद 1938 में अपनी मृत्यु से पहले कॉन्स्टेंटिन स्तानिस्लावस्की एक किंवदंती बन चुके थे। स्वाभाविक ये बात बिल्कुल सत्य है कि वो अपने काल, बहुत कम लोग हैं, बहुत कम ऐसे लेखक, विद्वान या निर्देशक या रंगकर्म के व्यक्ति रहे जिनको अपने ही जीवन के दौरान वो पैसा, प्रसिद्धि, शोहरत सब कुछ मिला हो। जैसे हम कालिदास की बात करते हैं, तो कालिदास ऐसे महान कवि, नाटककारों में रहे हैं जिन्हें अपने ही जीवन काल में बहुत प्रसिद्धि और पैसा दोनों कुछ मिला। उसी तरह से स्तानिस्लावस्की 1938 तक एक किंवदंती बन चुके थे। आज भी निश्चित रूप से एक किंवदंती हैं। दुनिया भर के अभिनेता, निर्देशक, छात्र और अन्य प्रशिक्षक उनके लेखों का उल्लेख करते हैं, उनकी शिक्षाओं का अनुसरण करते हैं। इस दौरान जहां वो अमेरिका में रंगमंच की भाषा में नए शब्दों को जन्म लिया, वर्षों से रंगमंच की भाषा में स्तानिस्लावस्की का सिद्धांत उक्ति का प्रयोग होता आया है। स्तानिस्लावस्की का जो कंसेप्ट है वो चल रहा है और आज भी उसका निरंतर प्रयोग हो रहा है। आज ये केवल सिद्धांत है। इस प्रकार की युक्तियां सुनाई देती हैं, जैसे एक सिद्धांत अभिनेता है, मेथड एक्टर जिसे हम बोलते हैं, है ना, ये सिद्धांत टाइप का एक्टर है। सिद्धांत लेखक, मेथड राइटर, सिद्धांत निर्देशक, मेथड। मेरा मानना है, उन अभिप्राय जोशुआ लोगन, उनका मानना था कि सब हमारी रंगमंच की रुचि को
उभार कर किसी बड़े परिणाम की तरफ उन्मुख कर रहा है। यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात जोशुआ लोगन स्पष्ट करते हैं कि नेमिरोविच दानचेंको, जो कि मॉस्को आर्ट थिएटर के समान रूप से प्रतिभावान सह निर्देशक थे, को डायरेक्टर थे, के अलावा कुछ समकालीन बड़े अभिनेता से भी थे जो मॉस्को आर्ट थिएटर के रंगमंडल में काम कर रहे थे, जिनके हमें नाम नोट करने चाहिए। आप लोग नोट कीजिए। लियोनिडोव, जो मॉस्को आर्ट थिएटर के एक्टर थे, मॉस्कविन, ये भी एक्टर थे, केचालोव और मिमे निप्पर और चेखोवा। महान एंटोन चेखोव की वाइफ थी, ये विधवा थी जो चेखोवा नाम से थी। ये सब एक्टर एक्ट्रेस थे मॉस्को आर्ट थिएटर के। जोशुआ लोगन ने यहां एक बात और स्पष्ट की है कि वेक्टन गॉफ तथा माली थिएटर के जो एक महान कलाकार थे, जिसमें बाद में फिर मेयर होल्ड भी उन कलाकारों में थे और स्तानिस्लावस्की के मेयर होल्ड छात्र रह चुके थे, ये सब उस रेपेट्री, उस रंगमंडल में थे। यहां हम कुछ विचारों को और समझना चाहेंगे। स्तानिस्लावस्की पर ऐसे कई राजनीतिक नाटक भी थोपे जाते थे जिनमें बल उनकी रुचि नहीं होती थी, या हम ये कह सकते हैं कि जिन्हें मॉस्को आर्ट थिएटर को सौंपा जाता है, आपको इस टाइप के पॉलिटिकल नाटक प्ले करने हैं, राजनीतिक नाटक करने। ऐसे नाटक करने पर स्तानिस्लावस्की वो इन्हें मॉस्को आर्ट थिएटर में रंगमंडल में शामिल करना पड़ता था। फिर भी प्रत्येक प्रस्तुति की वो देखभाल इस तरह से करते थे कि उसको जीवंतता प्रदान की जाए। नाटक किसी भी ढंग का हो, लेकिन उस नाटकों की उच्च कोटि की प्रस्तुतियों का विशेष ध्यान रखते थे। ये स्तानिस्लावस्की की बात है। और इसके साथ एक शख्स और, जिसका हम पहले जिक्र कर चुके हैं, नेमिरोविच दानचेंको। दोबारा से नेमिरोविच दानचेंको जो है, उनका जो नाटक है उन्होंने डायरेक्ट किया, लियो टॉल्स्टॉय का उपन्यास पुनरुत्थान। ये भी बहुत उनका महत्वपूर्ण प्ले रहा है मॉस्को आर्ट थिएटर में। और स्तानिस्लावस्की को जब वो रिहर्सल करते तो उनकी एक महत्वपूर्ण विशेषता ये थी कि उन्हें जो आशु संवादों में जो एक इम्प्रोवाइजेशन दिए जाते थे डायलॉग में, वो नए नए प्रयोग करते थे। वो नए छात्र छात्राओं जो ओपेरा का निर्देशन कर रहे थे, ओपेरा आप समझते हैं कि स्टाइल की फॉर्म है, इसमें टेक्निकल एक डायलॉग डिलीवरी होती है, वो होता है, और इसका ट्रेनिंग बचपन से ही स्तानिस्लावस्की ने लिया। और एक घिसी पिटी टाइप की उसकी भाग भंगिमाएं, और जिसको हम क्लासिकल, जिसको हम भरतनाट्यम से जोड़ सकते हैं कि भाई ये होना है, जिसको पीटरब्रुक बाद में एक थिएटर था, ओपेरा या भारत संस्कृत थिएटर या आपका ये भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, इन सबको एक डेडली थिएटर कहता है, क्लीशे थिएटर कहता है कि हमें मालूम है इसमें क्या होना है। तो ओपेरा भी इसी टाइप की फॉर्म है। तो वास्तव में स्तानिस्लावस्की उस ओपेरा की जो भंगिमाएं हैं उसको ब्रेक कर रहे थे, उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। उसकी घिसी पिटी जो भंगिमाएं थी, मुद्राएं थी, उनको खत्म कर रहे थे, जिन्हें उनके संगीत, नृत्य एवं उच्चारण के गुरुओं ने सिखाया था बचपन से, जिसे स्तानिस्लावस्की ने सीखा, उसमें वो ब्रेक कर रहे थे, उसमें एक नया क्रिएटिविटी ढूंढ रहे थे। ये वास्तव में अहम, जिसे हम कह सकते ईगो का द्वंद था। कलाकार लगातार ये शिकायत कर रहे थे कि उन्हें किसी खास मुद्रा में रहने पर मजबूर किया गया तो वे गा नहीं सकेंगे, जबकि स्तानिस्लावस्की निरंतर उन्हें उत्साहित कर रहे थे कि नहीं, तुम करो, करते रहो, तुम कर सकते हो, सुर मिलाओ, गाओ। और जब ऐसा हो गया तो उन्होंने तुरंत इसकी प्रशंसा भी की। तो उन्होंने अपने एक्टर्स को मोटिवेट करके जो पुरानी घिसी पिसी परंपरा, जिसको हम बोले परंपरा की चीजों को ही ब्रेक करके एक नया जो कंसेप्ट दिया, ये स्तानिस्लावस्की के, आप समझते हैं उससे पहले शेक्सपियरियन थिएटर था, ओपेरा थिएटर था, और एक लार्जर देन लाइफ, एक संवाद, एक पोएटिक फॉर्म, एक गीता के तरीके से वो बोल रहे थे। और उन सबको विरोध करके स्तानिस्लावस्की ने इस ढंग से काम किया। ये उनके थिएटर की महत्वपूर्ण विशेषता थी। अमूमन जब स्तानिस्लावस्की से ये प्रश्न पूछा जाता कि आपका क्या मेथड है, आपकी क्या पद्धति, आपका क्या कंसेप्ट है, तो स्तानिस्लावस्की का बहुत ही आकर्षक और अद्भुत उत्तर होता। वो कहते, तुम अपना तरीका ढूंढो, मेरे ऊपर नौकरों की तरह निर्भर मत रहो।
कोई ऐसा तरीका इजाद करो जो तुम्हारे लिए उपयुक्त हो, परंपरा तोड़ते रहो, ऐसा मेरा आपसे अनुरोध है। यहाँ ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि उनके जितने भी शिष्य हैं, खासतौर से जैसे मेयर होल्ड, तो मेयर होल्ड उनकी ही फॉर्म को ब्रेक करके एक नया कंसेप्ट देता है जिसको हम कहते हैं बायोमैकेनिक्स। तो वास्तव में ये तभी संभव है जो उनके गुरु इस विचारधारा को, उनकी बात को कर रहे हैं। स्टेनिस्लावस्की के लिए सोनिया मूर जो किताब लिखती हैं उसमें वो लिखती हैं कि स्टेनिस्लावस्की ने इस बात पर विशेष जोर दिया किसी भी पद्धति को सिर्फ परिणाम न माना जाए, बल्कि उसे उस परिणाम तक पहुंचने का एक मार्ग माना जाए। जो रिजल्ट हमारे पास आ गया, जो परिणाम उपस्थित हो गया, वो हमेशा सच नहीं होगा, सिर्फ उस रास्ते तक पहुंचने का एक मार्ग माना जाए, क्योंकि ये सिर्फ चरित्र निर्माण, कैरेक्टराइजेशन में व्यक्तिगत सत्य ढूंढने का एक रास्ता भर है। इस तरह का इस स्टेनिस्लावस्की का दूरदृष्टि जो कंसेप्ट है, सिद्धांत है, वो हमें समझना होगा। तो यहाँ हम अभी तक स्टेनिस्लावस्की के बारे में और स्टेनिस्लावस्की की जो प्रमुख पुस्तकें हैं उनके कंटेंट के बारे में जाने, और फिर स्टेनिस्लावस्की के रिगार्डिंग सर जॉन गिलगुड और जोशुआ लोगन ने जो कथन दिया, हम उनकी बात को समझ पाए। अब हमें यहाँ ये भी समझना है कि स्टेनिस्लावस्की के रिगार्डिंग, स्टेनिस्लावस्की के संदर्भ में वह अभिनेता या कलाकारों को लेकर क्या सोचते हैं। स्टेनिस्लावस्की ने कहा कि रंगमंच प्रभाव स्थापित करने का सबसे शक्तिशाली माध्यम है। जितने प्रभावशाली ढंग से रंगमंच दर्शकों को सभ्य बनाता है, उसे प्रभावशाली ढंग से उन्हें भ्रष्ट भी कर सकता है, उसे नीचे गिरा सकता है, उसकी रुचि को खराब कर सकता है, उसकी लालसा को कम कर सकता है तथा उसकी सुंदरता को ठेस पहुंचा सकता है। स्टेनिस्लावस्की कहते हैं कि मेरा काम कलाकारों के समुदाय को अज्ञानता, अधूरी शिक्षा तथा नफाखोरों के चंगुल से ऊपर उठाना है और युवा पीढ़ी को यह संदेश देना है कि कलाकार सौंदर्य एवं सत्य का पुजारी होता है। बहुत दृष्टव्य बात है। वही कहते हैं कि कुछ अभिनेता व अभिनेत्रियां रंगमंच को और कला को उस तरह से प्यार करते हैं जैसे मछली पानी को। उन्होंने अपनी नोटबुक में लिखा, वे जो कला की दुनिया में चेतना प्राप्त करते हैं, जिनके लिए आर्ट या रंगमंच ही सब कुछ है, उसके बिना वह जीवित नहीं रह सकते। जो रंगमंच का संबंध जिन कलाकारों या अभिनेताओं का मछली के समान है, जिस तरह से मछली को अगर आप जल से निकाल दोगे तो वह जीवित नहीं रह पाएगी, तो उसी तरह से अगर कोई कलाकार जो कला के बिना नहीं रह सकता, जीवित नहीं रह पाएगा, तो ऐसा प्रथम श्रेणी का कलाकार कहलाएगा। जबकि दूसरी श्रेणी का कलाकार कला को नहीं, कला के पीछे करियर, उसके पीछे की सफलता और मंच के पीछे की दुनिया में चेतना प्राप्त करते हैं। मतलब दूसरे प्रकार का जो कलाकार है वो धन, दौलत, ऐश्वर्य इससे खुश होता है। तो स्टेनिस्लावस्की कहते हैं कि प्रथम श्रेणी का कलाकार प्रशंसनीय है, जबकि दूसरी श्रेणी के कलाकार निंदनीय है। हमेशा लोगों के बीच होने की आदत, अपना प्रदर्शन करते रहना, दिखावा करना, हमेशा प्रशंसा प्राप्त करना और अच्छा आकलन प्राप्त करना आदि काफी आकर्षित करता है। यह कलाकार में महामंडित होने की प्रवृत्ति डाल देता है और यही सब उसके पतन की ओर ले जाता है। हमें ध्यान रखिए, आज बड़े बड़े कलाकार तो ठीक है, आजकल तो युवा वर्ग में भी ये प्रवृत्तियां विकसित होने लगी हैं। एक दो नाटक करने के बाद सिर्फ अपनी वाहवाही लूटना चाहते हैं, अपनी प्रसिद्धि लेना चाहते हैं। उनका नाटक का उद्देश्य नाटक करना नहीं है, उनका नाटक का उद्देश्य अपनी महामंडित प्रशंसा प्राप्त करना है। और इसी तरह से ऐसे लोगों को वह अपने आयोजन या उसमें बुलाते हैं जो मंच से उनका मुखमंडन करे, महिमा मंडन डाले। तो मूल रूप से ये उनकी महत्वाकांक्षाएं जो चीजें हैं, जो इस तरह का उनका क्रियाकलाप है, वह उनको रंगमंच के एक सौंदर्य की तरफ नहीं बल्कि रंगमंच के जो कला है, उनकी जो कला की रचनात्मकता है उसके पतन की ओर ले जाएंगी। वह स्वयं कुछ समय बाद उसका पतन हो जाएगा। उसके अंदर की जो महत्वाकांक्षा है उसे उत्तेजित करती है, इन बातों में उसको बढ़ाती है। एक गंभीर कलाकार ऐसे अस्तित्व से ज्यादा लंबे समय तक संतुष्ट नहीं रह सकता, लेकिन बहुधा जो कलाकार हैं
जो रंगमंच से इन्हीं प्रलोभन में होकर गुलाम रह जाते हैं। उनका उद्देश्य, जब वो रंगमंच करते हैं तो कहते हैं रंगमंच में क्या रखा है, मैं फिल्मों में करूंगा, मुझे फिल्में करना है। और जब फिल्म में जाते हैं तो फिल्मों की भी बुराई करते हैं। मतलब वो जीवन में सिर्फ पैसा, समृद्धि और शोहरत, इसके लिए थिएटर कर रहे हैं, उसके रंगमंच या जो कला है उसके आत्म सुख के लिए नहीं कर रहे हैं। और अंत में या तो वह भ्रष्ट हो जाते हैं या अपने काम को छोड़ देते हैं। इसलिए अन्य सभी कार्यों की अपेक्षा इस काम में व्यक्ति को हमेशा अपने आप को साध कर सचेत होकर चलना चाहिए। तटस्थ मूल्यांकन होना चाहिए कि मैं सही कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, मेरी क्रियाकलाप गलत तो नहीं है। एक कलाकार वास्तव में एक सैनिक की तरह अनुशासित होना चाहिए। बिना किसी समझौते, अपवाद और दया के स्तानिस्लावस्की ने ये सभी अनुशासन कलाकारों पर लागू किए हैं। तो वास्तव में रंगमंच को लेकर उनका बहुत, या रंगमंच या कला को लेकर उनकी बहुत व्यापक दृष्टि थी और बहुत ज्यादा कठोर भी थे अपने उद्देश्यों और अपने कर्म को लेकर। 1863 में स्तानिस्लावस्की के जन्म से पहले मिखाइल शेपकिन 1788 से 1863, 1788 में इनका जन्म हुआ तो 1863 में इनकी मृत्यु हुई। और स्तानिस्लावस्की के जन्म से काफी पहले रंगमंच में जो कृत्रिम एवं अलंकृत शैली के खिलाफ वो काफी काम कर रहे थे, लड़ रहे थे। ये मूल रूप से इंपीरियल शैली के रंगमंच के इस महान कलाकार को यथार्थवाद का पिता कहते हैं। रियलिज्म, जो कृत्रिम रूप से संवाद बोले जाते थे, उनका विरोध करने वाला पहला व्यक्ति मिखाइल शेपकिन था। इसे यथार्थवाद का पिता कहते हैं। और रूसी रंगमंच में सत्य एवं यथार्थवादी अभिनय को लाने वाले स्तानिस्लावस्की पहले व्यक्ति थे। शेपकिन की शिक्षा और उन्हीं की विद्वान शिष्या अभिनेत्री एलकेरिया फेदोतोवा से प्रभावित होकर स्तानिस्लावस्की ने इस तकनीक पर काम करना शुरू किया था, जिसके माध्यम से कलाकार चरित्र को मंच पर पूर्ण रूप से जीवित कर सके। स्तानिस्लावस्की के सिद्धांत एंटन चेखव के नाटक में बहुत ज्यादा प्रभावित रहे। इन दोनों विद्वानों के साथ साथ नाटककार निर्देशक व्लादिमीर इवानोविच नेमिरोविच दानचेनको का नाम भी मॉस्को आर्ट थिएटर से अलग नहीं किया जा सकता। चेखव ने अपनी लेखनी में आम लोगों की जिंदगी का सच्चा चित्रण किया है। वे लोगों की आंतरिक सुंदरता की खोज और उनकी बुराइयों को उजागर करते हैं। शेपकिन और चेखव से प्रभावित होकर मंच पर जिंदगी की कलात्मक रूप से प्रस्तुत करने के लिए स्तानिस्लावस्की लगातार प्रयास रहे। तो मूल रूप से हमें यहाँ पर यह बात समझनी चाहिए कि स्तानिस्लावस्की के जन्म से पूर्व भी मिखाइल शेपकिन नाम के जो कलाकार थे, जो इंपीरियल मारी थिएटर के एक्टर थे, वो कृत्रिम रूप से संवाद बोलने की जो एक शैली थी, जिसको हम शेक्सपियरन थिएटर से समझ सकते हैं, एक लार्जर देन लाइफ और संवादों को जिस तरह से पारसी थिएटर जो हमारे पीछे उदाहरण है, उनका उसने विरोध किया और उन्हीं के आइडिया को प्रभावित होकर स्तानिस्लावस्की ने उस विषय वस्तु पर और उस अभिनय सिद्धांत पर काम किया। स्तानिस्लावस्की सिद्धांत, जिसको कि 20वीं शताब्दी के रंगमंच का महत्वपूर्ण योगदान मानते हैं हम, जो कलाकारों और निर्देशकों की समस्याओं और समाधान को लेकर एक बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है, उसकी उत्पत्ति स्तानिस्लावस्की के 40 वर्षों के परिणाम स्वरूप हुई। 40 साल तक वह लगातार उस कंसेप्ट की खोज में लगे रहे, तब जाकर उनको यह परिणाम प्राप्त हुआ। रंगमंच की दुनिया में कहीं भी निर्देशन अथवा अभिनय संबंधी किसी भी समस्या का हल स्तानिस्लावस्की सिद्धांत की मदद के बिना संभव नहीं है। वहां पर स्तानिस्लावस्की सिद्धांत की अति आवश्यकता होती है। अब यहाँ कुछ शब्दावली है, टर्म्स हैं, जो स्तानिस्लावस्की के कंसेप्ट को बहुत ज्यादा परिभाषित करती हैं, जस्टिफाई करती हैं, जिसके आधार पर आप अपने कैरेक्टर का कैरेक्टराइजेशन करते हैं। तो इन शब्दावलियों को नोट कीजिए। मुख्य शब्दावली जैसे मुख्य अभिप्राय, सुपर ऑब्जेक्टिव, उस कैरेक्टर जो है उसका सुपर ऑब्जेक्टिव क्या है, ये हम पढ़ते हैं बार बार। ऑब्जेक्ट, सुपर ऑब्जेक्ट, ये सब ऑब्जेक्टिव क्या है। दूसरा है क्रियाओं के तर्क, लॉजिक ऑफ एक्शन, जो भी एक्शन किया उसके पीछे लॉजिक क्या है भाई, जिसको मैजिक इसमें समझेंगे, एक्शन, मोटिवेशन, पर्पस एंड जस्टिफिकेशन। तो एक्शन के बिना एक्टिंग नहीं होगी, तो एक्शन इज एक्टिंग, वास्तव में एक्टिंग इज एक्शन। तो उस एक्शन के पीछे का लॉजिक क्या है कि आपने ये एक्शन क्यों किया, दूसरा भी कर सकते थे।
उसको पता करना। फिर है गिवन सर्कमस्टेंसेस, दी गई परिस्थितियां, जो दायरा है, जो परिस्थितियां हैं, जो कंडीशंस हैं, जो सिचुएशंस हैं, इनर हो या आउटर हो, उसके आधार पर आप अपने करेक्टर का करेक्टराइजेशन करें। फिर कम्युनियन, समूह सहभागिता, बिना इसके हम उसका स्टेनिस्लॉवस्की सिद्धांत की कल्पना नहीं कर सकते। उपपाठ, सब टेक्स्ट, टेक्स्ट, सब टेक्स्ट, प्री टेक्स्ट, कि जो बोला जा रहा है वास्तव में उसके पीछे का अर्थ क्या है, उस अर्थ को जब तक हम नहीं समझेंगे हम स्टेनिस्लॉवस्की सिद्धांत को नहीं समझ पाएंगे या उसके अर्थ को नहीं समझ पाएंगे। बिंब, इमेजेस, बहुत सारे शब्दों के माध्यम से, एक्शंस के माध्यम से, जेस्चर पोस्चर्स के माध्यम से इमेज पैदा करना, बिंब पैदा करना, प्रतीक पैदा करना, ये सब, और लय ताल, टेम्पो, रिदम। तो मूल रूप से ये शब्द हैं, ये टर्म्स हैं, शब्दावली हैं जो स्टेनिस्लॉवस्की के सिद्धांत को परिभाषित करती हैं। इनके आधार पर ही स्टेनिस्लॉवस्की सिद्धांत डिपेंड है। अब स्टेनिस्लॉवस्की ने जो चरण दिए हैं उसे हम कई करेक्टर को करेक्टराइजेशन के लिए कई भागों में बांट सकते हैं, लेकिन उससे पहले स्टेनिस्लॉवस्की ने एक महत्वपूर्ण बात और कही है मेथड एक्टिंग के रिगार्डिंग। जिस कंसेप्ट को उन्होंने इजाद किया उसे हम मेथड बोलते हैं। मेथड को हिंदी में समझे तो मेथड मतलब तरीका, और एक्टिंग अभिनय, अभिनय करने का तरीका, उसको उन्होंने मेथड एक्टिंग कंसेप्ट कहा। और इस कंसेप्ट के संदर्भ में उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही जिसे हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। वो कहते हैं एक्टर इज लाइक अ फादर, राइटर इज लाइक अ फादर, लेखक एक पिता के समान होता है, जो अभिनेता है वो एक गर्भवती माँ के समान होता है, जो चरित्र है वो भ्रूण के समान है, गर्भ के समान है, और निर्देशक एक डॉक्टर के समान होता है। जिस तरह से एक पिता माँ को स्पर्म देता है, बीज देता है, उसी तरह से एक लेखक एक पटकथा, स्क्रिप्ट प्रदान करता है अभिनेता को, और अभिनेता की यहाँ जो महत्व है, वैल्यू है, वो एक गर्भवती माँ के समान है। जिस तरह से माँ उस स्पर्म बीज को धारण करती है, उसी तरह से वो अभिनेता नाटक के उस चरित्र को अपने शरीर में, अपने अंदर, अपने मन में धारण करता है। और फिर अगर अब जो गर्भ है, जो भ्रूण है, जो शिशु है, वो चरित्र के समान है, जो जिसे एक्टर अपने खून, अपनी मेहनत, अपने रंग कर्म, अपनी कठिन परिश्रम, अपनी रिहर्सल से सींचता है। जिस तरह से एक माँ अपने खून से उस बच्चे को सींचती है, और जब डिलीवरी का टाइम आता है, जब चरित्र निकलता है रिहर्सल के बाद प्रस्तुति में, तो अगर कहीं एक्टर फंस जाता है, वो चरित्र बाहर नहीं निकलता है, तो जिस तरह से एक डॉक्टर हेल्प करता है शिशु को बाहर निकालने के लिए, उस तरह से एक डायरेक्टर हेल्प करता है उस कैरेक्टर के करेक्टराइजेशन के लिए, अभिनेता से उस चरित्र को बाहर निकलवाने के लिए। तो उस पूरे प्रोसेस को स्टेनिस्लॉवस्की ने एक नए बच्चे के जन्म के रूप में समझा है। यह स्टेनिस्लॉवस्की मेथड का एक सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। अब इस पक्ष को समझने के लिए उनके कई चरण हैं, जैसे मैजिक, गिविंग सर्कमस्टेंसेस, इमोशनल मेमोरी, इमेजिनेशन, कंसंट्रेशन ऑफ अटेंशन, ट्रूथ एंड बिलीफ, एडेप्टेशन, कम्युनियन। ये इस जो टर्म्स हैं, जिनके संवाद जिनकी हम चर्चा कर रहे थे, उनको समझने के साथ हम स्टेनिस्लॉवस्की के सिद्धांत को समझ सकते हैं। तो पहला है मैजिक इफ। अब वास्तव में इसमें मैजिक क्यों लगा है, क्या कंसेप्ट है इफ का, ये समझते हैं। स्टेनिस्लॉवस्की ऐसा नहीं सोचते थे कि अभिनेता मंच पर होने वाली सभी घटनाओं की सच्चाई और वास्तविकता में विश्वास करता है, लेकिन वो कहते हैं कि उन घटनाओं की संभावनाओं में मुझे विश्वास है। वो एक अभिनेता को सिर्फ इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करते हैं कि वास्तव में मैं क्या करता अगर मैं वह चरित्र होता, मैं क्या करता अगर मैं किंग लियर होता, मैं क्या करता अगर मैं मैकबेथ की जगह होता, मैं क्या करता अगर मैं कालिदास की जगह होता। तो वास्तव में ये जो इफ है, यदि है, यदि एक संभावना है, पॉसिबिलिटीज है, जो अभिनेता द्वारा प्रश्न करती है अपने चरित्र के लिए कि अगर मैं उस परिस्थिति में होता तो क्या करता। तो अभिनेता अपने चरित्र के लिए प्रश्न करता है और अभिनेता ही उत्तर खोजता है अपने चरित्र के लिए। तो वास्तव में अभिनेता ही प्रश्न करने वाला है और अभिनेता ही उसका उत्तर खोजने वाला है और अभिनेता ही करने वाला है। तो मूल रूप से मैजिक इफ जो है वो मात्र एक संभावना है, पॉसिबिलिटीज है, जो अभिनेता के लक्ष्य, चरित्र का जो लक्ष्य है उसको अभिनेता के लक्ष्य में बदल देता है, और इसी को फिर वो एक
जादू के रूप में कहते हैं कि वाह ये एक जादू हो गया, कला हो गई, कमाल हो गया, तो उसको भाई मैजिक की संज्ञा दे रहे हैं। यदि वास्तव में अभिनेता को एक काल्पनिक परिस्थितियों में ले जाता है, यह एक ऐसा प्रश्न है कि मैं क्या करता अगर मैं वह व्यक्ति होता, या उसके लिए वास्तव में बाध्य नहीं करता है, वो सचमुच में वह व्यक्ति है जिसके साथ वो घट रहा है, वास्तव में इफ एक संभावना है, पॉसिबिलिटीज है जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं। ये किसी के होने का संकेत नहीं देता, न ही उसे स्थापित करता है। इसके द्वारा अभिनेता अपने लिए बल्कि समस्याएं पैदा करता है और उसे स्वयं सुलझाने की कोशिश करता है। उसे अपने आप के आंतरिक और बाह्य क्रियाओं तक ले जाता है कि भाई एक्टर की जितनी पावर होगी, जितनी वैल्यू होगी, इसी हिसाब से वो कर्म करेगा। कि अगर मैं उस जगह होता तो 50 फीट से कूद जाता है, ऐसा नहीं है संभावना। जितनी की क्षमता, कैपेबिलिटी, उस आधार पर वह एक्टर अपने मैजिक के माध्यम से उसका सहारा लेगा। यदि कल्पना, सोच और तार्किक अभिनय, लॉजिकल एक्शंस के लिए प्रभावशाली शक्तिशाली उत्प्रेरक है, बूस्टअप है मैजिक, और वास्तव में सही ढंग से एक जो लॉजिकल एक्शंस जो चीज होती है अगर किए जाए तो अभिनेता के लिए एक भावनात्मक आंतरिक क्रिया को उत्तेजित कर देती है चीज। जहाँ एक बात तो नोट करनी चाहिए कि 1931 में चार्ली चैपलिन ने अपने एक लेख में लिखा था कि मैं अपनी रचनाओं को, अपनी जो कृतियां हैं उनको जो बनाने के लिए मैजिक का इस्तेमाल करता हूँ, यदि कि जादू का इस्तेमाल करते हैं। इम्प्रोवाइजेशन के लिए स्टेनिस्लावस्की ने कई बताए, जैसे मैजिक के लिए हम अगर देखें तो आप सोचिए कि आप एक स्वागत समारोह के लिए तैयार खड़े हैं, जा रहे हैं, आपको किसी महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस में जाना है, और आप क्या करेंगे कि अचानक लाइट चली जाती है, इम्पोर्टेंट आपको तैयार होना है, सारी चीजें कर रहे हैं, लाइट चली गई। आपने छुट्टी पर जाने की पूरी तैयारी कर ली है, टिकट होटल आदि का इंतजाम कर लिया है। आप क्या करेंगे अगर आपके ऑफिस से फोन आ जाता है कि आपको कार्यक्रम रद्द करना पड़ेगा, आपको एक महत्वपूर्ण मीटिंग में जाना है? तो इन परिस्थितियों में आप अपने आप को कैसे ट्रीट करेंगे? इसके अलावा और इम्प्रोवाइजेशन की आप किसी एक महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे हैं और अचानक आपको मालूम चलता है कि आप गलत ट्रेन में बैठ गए, तो आप क्या करेंगे? आपको कहाँ जाना है, क्या मिलना है, किससे मिलना है, क्यों जा रहे हैं, 5 W जो होते हैं, ये सब कंडीशंस हैं, एक्सरसाइजेज हैं जो आपके चरित्र निर्माण में मैजिक का सहारा लेके आप कर सकते हो। बार बार बहुत सारी छोटी छोटी इम्प्रोवाइजेशन वो देते हैं कि क्या होता अगर आप एक गुप्तचर होते, आपको ब्रीफकेस बदलना है, क्या है अगर आप एक राजा हैं या आप एक शिक्षक हैं, तो किन कंडीशंस में करते हैं, तो उन परिस्थितियों में अगर आप होते तो क्या करते हैं? यही वास्तव में संभावना है, पॉसिबिलिटीज है। दूसरा जो महत्वपूर्ण हमारा विषय है वो है गिवन सर्कमस्टेंसेस, जिसे हिंदी में हम दी गई परिस्थितियां कहते हैं। दी गई परिस्थितियों के अंतर्गत हम देखें तो नाटक की विषय वस्तु, उसका युग, टाइम पीरियड, नाटक का कालखंड, समय, स्थान, जीवन की अवस्था, निर्देशक और अभिनेता की व्याख्या, मंच सज्जा, सामग्री, लाइट डिजाइन, सेट, कॉस्ट्यूम, मेकअप, सभी का संबंध होता है। इसको हम इंटरनल और आउटर भी समझ सकते हैं। मतलब जो कंडीशंस दी गई हैं वो आंतरिक और बाह्य दोनों हो सकती हैं। आंतरिक में हम जैसे नाटक की विषय वस्तु, नाटक का समय, नाटक का कालखंड, नाटक का अवस्था, नाटक का क्या कंसेप्ट है उसको, और आउटर में देखें तो हम भाई नाटक कहाँ कर रहे हैं, उसका ऑडियंस का लेवल क्या है, डायरेक्टर कितना योग्य है, एक्टर कितना योग्य है। अब चाहता तो मैं बहुत कुछ हूँ लेकिन एक्टर उस चीज को उतना समझ नहीं पा रहा है, तो ये एक्सटर्नल कंडीशन आ गई। मंच सज्जा, भाई सेट के लिए मैं ये चाह रहा था लेकिन वो चीज उपलब्ध नहीं है, तो उसको सब्स्टिट्यूट में मैं क्या लगा रहा हूँ, मंच सज्जा, सामग्री, प्रकाश, ये सब उसके एक्सटर्नल कैरेक्टराइजेशन जो सर्कमस्टेंसेस हैं जिनका संबंध एक्टर से होता है। एक व्यक्ति का मनोवैज्ञानिक और शारीरिक व्यवहार उसके वातावरण से प्रभावित होता है, और अभिनय की क्रिया इस बात से स्पष्ट करती है कि दी गई परिस्थितियां में चरित्र क्या और क्यों करेगा। दी गई परिस्थिति में होने वाली जो क्रियाकलाप है, अभिनेता को अपने नाटक के वातावरण से परिचित होना चाहिए ताकि वह उसका हिस्सा बने। अभिनय क्रिया की बारीकियां और रंग परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं। यही वास्तव में आपका गिवन सर्कमस्टेंसेस है। इसके इम्प्रोवाइजेशन अगर आपको समझें तो खदान में पूरा दिन आप काम कर रहे हैं और एक काल्पनिक परिस्थिति का निर्माण करो कि तुम एक पार्टी में जा रहे हो, तो क्या करोगे? अब गिवन सर्कमस्टेंसेस, आप एक छुट्टी मनाने की आप तैयारी कीजिए,
नीलम मानसिंह मैडम एक बड़ी अच्छी एक्सरसाइज कराती है गिवन सर्कमस्टेंसेस की परिस्थितियां बनाने के लिए कि धोबी घाट का निर्माण कीजिए। आप लोगों ने भी की थी, तो चक्रेश कुमार जी आए थे। युद्ध में जाने की तैयारी करो कि वास्तविक जिंदगी में जिन लोगों को तुम जानते हो उनके बारे में सोचो कि तुम उन्हें छोड़कर चले जाओगे। अच्छी तरह सोचो, ऐसी परिस्थितियों की कल्पना करो जो वास्तव में जिंदगी में घटित हुई है। पार्टी के बाद अपने अपार्टमेंट में प्रवेश करो। ये सारी की सारी परिस्थितियां हैं जो हमें गिवन सर्कमस्टेंसेस की ओर ले जाती हैं। गिवन सर्कमस्टेंसेस के बाद जो हमारा महत्वपूर्ण पॉइंट है, टॉपिक है, वो है इमेजिनेशन। इमेजिनेशन अर्थात कल्पना। अब वास्तव में नाटक की कहानी को कल्पनात्मक एवं दृश्यात्मक वास्तविकता में बदलने के वाले अभिनेता के कार्य जो है वो कल्पना है। कल्पना का महत्वपूर्ण स्थान होता है। वास्तव में एक नाटककार शायद ही कभी अपने पात्र की पिछली जिंदगी का वर्णन दे, या उसके भविष्य के बारे में लिखे, या उसकी वर्तमान जिंदगी का पूरा विवरण नहीं देता। जैसे अमूमन आप नाटकों में देखेंगे तो कई दंतुल का प्रवेश। अब वास्तव में दंतुल कहाँ से है? मोहन राकेश का अगर ये नाटक है कि दंतुल का प्रवेश, तो दंतुल कहाँ से आया है, क्यों आया, कैसे आया, इसका विवरण कोई नाटककार नहीं देता। या हम मोहन राकेश का आधे अधूरे देखे तो सावित्री का प्रवेश, या जुनेजा या सिंघानिया का आया, तो कहाँ से आया है, क्या है, उसका ब्यौरा क्या है, उसकी जिंदगी क्या है, इसके बारे में उसकी कोई विवरण नहीं है। अतः अभिनेता को अपने मन ही मन अपने चरित्र की संपूर्ण जीवन गाथा को शुरू से अंत तक उसकी कल्पना करनी पड़ेगी। इसके लिए वास्तव में जो डिटेल्ड जो प्रमाण, जो साक्ष्य हमें उपलब्ध हैं, सबसे पहले हम उनके अध्ययन करेंगे, और जो अगर नहीं है तो हमें उसके लिए अपनी कल्पना के माध्यम से उस चीजों को बनाना पड़ेगा। वास्तव में एक अभिनेता को अपने मन में अपने चरित्र, जो भी कैरेक्टर वो निभा रहा है, उसके पूरे जीवन को शुरू से अंत तक उसकी कल्पना, इमेजिनेशन उसकी कर लेनी चाहिए। क्योंकि ये जानने से पहले कि वो चरित्र किस तरह बढ़ा हुआ, उसका व्यवहार पर किस बात का प्रभाव पड़ा, और भविष्य में क्या आशा रखता है, उसकी वर्तमान जिंदगी का सत्य ज्यादा क्या है, जब तक वो ये नहीं जान पाएगा तब तक वह उस चरित्र को नहीं समझ पाएगा। और अगर ये उसे मिल जाती है डिटेल, तो वह अभिनेता को एक ढांचा मिल जाएगा जिसमें वो पात्र का जो कंसेप्ट है, जिसका प्रभाव उसको दिखाई देगा। अगर अभिनेता इन सब लुप्त घटनाओं और कड़ियों को नहीं जोड़ता है तो वो जिस चरित्र को निभा रहा है वो अधूरा रहेगा। कल्पना का धनी अभिनेता अपने संवाद के ऊपरी अर्थ के अलावा उसकी व्याख्या का गूढ़ अर्थ भी समझने में समर्थ होता है। अभिप्राय ये है कि अगर आप अपनी इमेजिनेशन के माध्यम से उस कैरेक्टर का क्या इनर थॉट है, उसका क्या प्रोसेस है, सबको समझ सकते हैं। अदरवाइज जो एक एक्टर है वो सतही अभिनय करेगा, जो संवाद है वो बोलते हैं, हम कहते हैं अमूमन कि आप डायलॉग्स की उल्टी कर रहे हो, उसके पीछे के अर्थ को नहीं समझ रहे हो। उसका अर्थ भी आप उसकी कल्पना के माध्यम से ही समझ पाओगे। लेखक की वास्तव में जो पंक्तियां होती हैं, जो लाइन्स होती हैं, वो मृत होती हैं, अर्थहीन होती हैं। जब तक कि अभिनेता उसकी सही व्याख्या न करे, उसका सही अर्थ न निकाले, तब तक उसकी अभिव्यक्ति सही नहीं हो सकती। एक साधारण से वाक्य अगर इसको समझें कि मेरे सर में दर्द है, इसके कई अर्थ हो सकते हैं। हो सकता है कि उसे लग रहा हो कि सिर दर्द किसी गंभीर बीमारी का संकेत है, या हो सकता है कि उसे इसका बहाना हो, कहीं जाना हो, और वह अपने अतिथियों को जो जाने का नाम नहीं ले रहे हैं उनको जाने का संकेत करना चाहता है कि सर दर्द हो रहा है। यार, किसी पंक्ति का क्या अर्थ है, उसके पीछे की क्या सोच है, उसके पीछे का मकसद क्या है, शरीर के भाव का संपूर्ण विवरण क्या होगा, न सिर्फ शब्द। अभिनेता अगर अपनी कल्पना की मदद से शब्दों को रोचक अर्थ खोजता है तो शब्द से पहले या शब्द के बाद में उसका शरीर बोलता और दिखाई देता है, तो उसकी स्वर शैली भी रोचक और अभिव्यक्तिपूर्ण हो जाएगी। वास्तव में दर्शक सबटेक्स्ट अर्थात संवादों के पीछे का जो भाव होता है, अर्थ होता है, उसको सुनने के लिए रंगमंच में आते हैं। स्टेनिस्लावस्की की बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि पढ़ तो वो घर पर भी सकता है। वास्तव में नाटक के पीछे का क्या अर्थ है, यही समझने के लिए वो दर्शक, वो ऑडियंस मंच पर या स्टेज या ऑडिटोरियम आती है नाटक देखने के लिए। एक और उदाहरण से हम समझें, एक सिंपल सेंटेंस लिखा है, रुको मत जाओ, लेकिन इसका वास्तविक अर्थ क्या होगा, इसके कई अर्थ निकल सकते हैं। रुको मत जाओ, रुको मत जाओ,
तो वास्तव में क्या अर्थ यहाँ किस जगह कैसे प्रयोग करना है, इसके लिए अभिनेता को अपनी इमेजिनेशन पावर और सबटेक्स्ट इन सबका इस्तेमाल करने की अति आवश्यकता है। अगर हम इमेजिनेशन की कुछ काल्पनिकता को समझने का प्रयास करें तो कि सोचिए आप काल्पनिक रूप में कि आप अपनी कक्षा की तरफ जा रहे हैं। आप सोचो कि आप अपने घर में हैं, अपने कमरे को साफ कर रहे हैं, आप ऐसी कल्पना कीजिए। आप सहारा लीजिए कि ये कुर्सी जो है वो एक कुत्ता है, इमेजिनेशन के द्वारा। सोचिए कि अगर ये कुर्सी टेबल या बेंच कुछ रखी, अगर ये कुछ बोल रहे हो या हमसे कुछ कह रहे हो तो क्या कहेंगे। एक ऐसा व्यक्ति का वर्णन करो जो कुछ दिन पहले तुमसे मिला हो, जिससे तुम्हें प्रभावित किया हो, उसी की रुचि के बारे में अनुमान लगाओ। आपसे उसकी वार्तालाप नहीं हुई, सिर्फ आप मिले हैं, देखा भर है, थोड़ा बहुत चर्चा हुई हो, लेकिन आप उसका पूरा एक विवरण बनाइए। उसकी उम्र क्या हो, आप ऑब्जर्व किया, आपने एक्सरसाइज की होगी। किसी अनजान व्यक्ति की तस्वीर को देखो और उस तस्वीर को लेकर अनुमान लगाओ कि ये कौन हो सकता है, इसका अंदाजा लगाओ। उस व्यक्ति के व्यवसाय के बारे में अनुमान लगाओ तथा यह है कि उसका परिवार कैसा है, उसकी रुचियां क्या होंगी, उसके कपड़े, उसकी आंखें, बल, ये देखकर अनुमान लगाओ। सीखो, लैंडस्केप की तस्वीर देखो, अपनी आंखें बंद करके इसके भाव को समझने का कोशिश करो कि वास्तव में इसका स्वभाव क्या होगा, इसका नेचर क्या होगा। ये सब हमारी इमेजिनेशन है। अपनी कल्पना में पूरी दुनिया की सैर करो। कोई भी एक आकस्मिक प्रश्न पूछा, उसका तुरंत उत्तर दो। तुम एक वैज्ञानिक दल की यात्रा पर हो, तुम हवाई जहाज में हो, अचानक वो खराब हो गया, क्या करोगे आप? अपनी इमेजिनेशन का सहारा लीजिए। और अमूमन जितने भी हम जो आजकल के टीवी सीरियल देखते हैं, चाहे वो शक्तिमान हो, चाहे वो रामायण हो, ये सब इमेजिनेशन ही है। आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि जब वो पहली बार रामानंद सागर ने रामायण बनाई होगी, या भाई मुझे तो नहीं लगता कि या ना मैंने किसी रामायण या रामचरितमानस में पढ़ा है कि दोनों का युद्ध का ऐसा वर्णन है कि ये एक तीर चला रहे हैं और दूसरी तरफ से भी तीर आ रहा है, और दोनों में से जिसका तीर पहले गायब हो गया वो परास्त हुआ या उसका प्रभाव थोड़ा कम हुआ। ये रामानंद सागर की ही इमेजिनेशन है। या उसमें बहुत सारे दृश्य, आकाश में उड़ना, हवा में जाना, इस टाइप का जो एक कंसेप्ट उस समय से दिखाना, आज उसकी व्याख्याएं बदल गई हैं, उसके कंसेप्ट बदल रहे हैं। तो मतलब अमूमन स्क्रिप्ट तो वही है, पटकथा तो वही है, संवाद तो वही है, लेकिन परिवर्तन कहाँ हो रहा है? परिवर्तन उसकी इमेजिनेशन में हो रहा है, परिवर्तन उसकी कल्पना शक्ति के आधार पर हो रहा है, चाहे वो टेक्निकल मीडियम में हो, चाहे वो उसकी इंटरनल कंसेप्ट में हो। हम इसको जब देखते हैं कि एक ऑड इमेजिनेशन का सहारा करके महाभारत बनी, तो देखते हैं कि द्रौपदी का टैटू लगा दिया। तो टैटू लगा दिया, इसका क्या अभिप्राय है? इसका अभिप्राय ये कि आप इमेजिनेशन के माध्यम से वो कर तो रहे हो, आपने सहारा तो ले लिया द्रौपदी, लेकिन कहाँ इसका वर्णन मिलता है? गिवन सर्कमस्टेंसेस में ये सारी चीजें हैं क्या? तो मैं वास्तव में इन सब चीजों को समझने के आधार पर ही, इमेजिनेशन के सहारा लेने के आधार पर अपने चरित्र का निर्माण करना पड़ेगा। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है समूह सहभागिता या कम्युनिटी। तो इसमें सब उसकी कहते हैं कि कॉमेडी फॉर्म है, नैरेटिव फॉर्म है, जो विशेष रूप से इम्प्रोवाइजेशन और कॉमेडी से रिलेटेड है। उसको अगर छोड़ दिया जाए तो जिसमें हम एक जो एक्टर होता है वो कन्वर्सेशन करता है, जिससे हमारे मांग है। तो वास्तव में हिंदुस्तान के जितने भी लोकनाट्य वो कहीं ना कहीं चरित्रों से जो ऑडियंस है उससे इंटरेक्शन करते हैं।
लेकिन स्तानिस्लावस्की इसके विपरीत बात करते हैं। वो कहते हैं कि अगर कोई अभिनेता दर्शकों के साथ सीधे संबंध स्थापित कर देता है तो वो सिर्फ एक रिपोर्टर रह जाता है, सही चरित्र नहीं। वास्तव में इस तरह की इससे संबंधित एक प्रस्तुति है जो अकॉर्डिंग टू स्तानिस्लावस्की मेथड एक्टिंग कंसेप्ट है, एक्टिंग वो इस तरह के कन्वर्सेशन करने से जो प्रस्तुति है, उसकी जो सत्यता है उसके बारे दर्शकों का ध्यान नाटक से हट जाता है, जबकि कलाकारों के बीच एक ईमानदार और अटूट संपर्क दर्शकों को बांधे देता है, उन्हें मंच की घटनाओं का हिस्सा बना देता है। यहाँ आपको एक बात और कि स्तानिस्लावस्की कहते हैं कि अभिनेता और चरित्र दोनों एकात्म हो जाएं, दोनों आपस में मिल जाएं। अभिनेता अलग नहीं दिखना चाहिए, अभिनेता वो चरित्र ही दिखना चाहिए। जबकि इसके ठीक विपरीत बात कहते हैं बर्टोल्ट ब्रेख्ट। स्तानिस्लावस्की का कंसेप्ट जो अपने चरित्र के रिगार्डिंग बोलता है, वो बोलता है टू क्रिएट द इल्यूजन ऑफ रियलिटी। आप वास्तविकता का भ्रम पैदा कर दीजिए, आप इस तरह से अभिनय कीजिए। जबकि बर्टोल्ट ब्रेख्ट क्या कहता है, एलिनेट करना, अलिप्तीकरण का सिद्धांत, अलग अलग होना, विलग होना। चरित्र और अभिनेता एक ना हो जाएं, चरित्र अलग हो, एक्टर अलग हो, और वो बार बार बीच बीच में नरेट करता है तो उसका एक्टर वास्तव में नरेटर का ही काम करता है, सूत्रधार की तरह होता है। जबकि स्तानिस्लावस्की कहते नहीं, जब वो चरित्र करो तो ऐसे करो कि मैं वास्तव में मैथी लगूं। जैसे इन दिनों रामायण चल रही है, हम रामायण को, राम को देख रहे हैं, तो वास्तव में जो रामायण का ऐतिहासिक प्रमाण है या दस्तावेज है उनको देखकर, और रामायण का जो बहुत रामायण बनी, महाभारत भी बहुत बनी, और बाद में जितनी बनी सब तकनीकी रूप से बहुत रिच रही, उनके पास तकनीकी संसाधन थे। लेकिन जो आनंद, जो फील, जो स्वभाव हमें रामानंद सागर की रामायण में आ रहा है या बी आर चोपड़ा की महाभारत में आ रहा है, वो अन्य किसी में नहीं आ रहा है। उसका कारण, उसका सीधा सीधा कारण है कि उनका जो चरित्र का आत्मसात है, वास्तव में वो ऐसा लगता है कि अगर राम होते तो ऐसे ही होते, सीता होती तो ऐसे ही होते, लक्ष्मण होते तो ऐसे ही होते। और आप देखेंगे कि उस कालखंड में आज जो इतना आधुनिकता का दौर है, और हम लोग तो थिएटर के वो हैं, फिर भी हम उससे जुड़ाव अपना पाते हैं, बहुत सारी चीज़ों को समझते भी हैं, लेकिन फिर भी हम उससे कनेक्शन अपना स्थापित कर लेते हैं। आज भी म्यूजिक कितना पावरफुल हमें उससे दिखता है। तो आप देखेंगे कि उस समय जो राम, कृष्ण और सीता थे, उनकी फोटो मंदिरों में लग गई थी, घरों में उनकी फोटोएं लग गई थी, उनकी पूजा होने लगी थी। तो एक ये चरित्र की करने का, जिसको हम कहें कि अभिनेता का चरित्र को करने की जो पराकाष्ठा है, वो हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं। तो कहते इस बात को, जिस प्रकार की वास्तविक जीवन में हमारा व्यवहार जो है वो हमारे आसपास के लोगों में निर्भर करता है, उसी प्रकार अभिनेता का जो चरित्र है जिसको वो निभा रहा है, उसका भी कुछ व्यवहार होगा जो उसके आसपास के जितने चरित्र हैं उन पर निर्भर करेगा। जैसे उदाहरण स्वरूप अगर हम समझें कि मित्रता है, तो उसका, या जो विरोधी है, दोनों के साथ उसका जो संबंध है, उसका व्यवहार अलग अलग होगा। एक्टर जो है अपने कैरेक्टर के लिए मैजिक का इस्तेमाल करके, इमेजिनेशन का सही तरह से उपयोग करके अभिनेता के प्रति जो उसका उचित व्यवहार है उसको विकसित करना चाहिए कि उस चरित्र का वास्तविक व्यवहार क्या होगा। अभिनेता मंच पर घटित होने वाली जितनी घटनाएं हैं उन पर निर्भर करता है, जैसे उसका संघर्ष है, सहानुभूति है, या विद्वेष है, या पात्रों के बीच आपसी संबंध है। ये घटनाएं पूरे समूह के प्रयास के द्वारा ही संभव है। यही वास्तव में कम्युनियन है, समूह सहभागिता। और वास्तव में इसे समझिए, थिएटर इज अ कोलैबोरेटिव आर्ट। थिएटर एकल कला नहीं है, हमेशा समूह पर डिपेंड है। आप अगर कोई सोलो परफॉर्मेंस भी करते हो तो उसके लिए एक लाइट डिजाइनर, उसके लिए सेट डिजाइनर, उसके लिए कॉस्ट्यूम डिजाइनर, एक ऑपरेटर, ये सब रहेंगे। तो 5-7 से कम की टीम नहीं होती, तो समूह की है। तो उसी तरह से स्तानिस्लावस्की कहते हैं कि समूह की सहभागिता को हमें समझना पड़ेगा। ये एक्टिंग और कैरेक्टराइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो मंच पर उस एक्टर को समूह सहभागिता, जो एक्टर ज्यादा सामूहिक होगा, सोशल होगा, वो ज्यादा उतना रिलेवेंट होता है। और दूसरी, एक्टर का तो समझना ही है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि हमें चरित्र के कंसेप्ट को समझना है। चरित्र की समूह सहभागिता क्या है। मंच पर दूसरे व्यक्ति के साथ सहभागिता का अर्थ है कि तुम्हें दूसरे व्यक्ति की उपस्थिति का ज्ञान हो। इस बात को समझिए, बहुत महत्वपूर्ण है।
कि आपको जो दूसरा व्यक्ति है, दूसरा चरित्र है, उसकी सहभागिता का आपका अर्थ है कि आप उसके उपस्थिति का ज्ञान हो। वो जो बोलना चाहता है तुम उसे सुनो, समझ सकते हो कि नहीं? तुम जो बोलना चाहते हो वो उसे समझ सकता है कि नहीं? आप देखिए कि अगर हमारा को-एक्टर के बीच हमारे आपसी संबंध, हमारी समूह की सहभागिता अच्छी नहीं है, तो मैं जो बोल रहा हूँ उसका रिएक्शन प्रॉपर नहीं आएगा। उसी तरह से उस करेक्टर है, जो करेक्टर मैं निभाने वाला हूँ, और वो करेक्टर जो दूसरा एक्टर है जो कर रहा है, वो दोनों के बीच एक आपसी समूह सहभागिता होगी। जिस प्रकार हम वास्तविक जिंदगी में बोलने से पहले हम उसका प्रतिबिंब देख लेते हैं, उसी प्रकार अभिनेता को भी अपने दर्शकों को प्रभावित करने के लिए उसका प्रतिबिंब देखना चाहिए, उसे अपने साथी कलाकारों तक पहुंचाना चाहिए। अपने संवाद के प्रभावी संचार द्वारा अभिनेता अपने साथी कलाकारों को प्रभावित कर भी ये दिखा सुना सकता है कि वह क्या दिखना और सुनना चाहता है। अभिनेता को वो सब समझना चाहिए जो दूसरा व्यक्ति उससे कहता है, उसके शब्द, उसकी क्रियाएं, उसके विचार। अभिनेता को ऐसे ग्रहण करने चाहिए जैसे वह पहली बार सुन रहा है। हम मंच पर बार बार जब प्रैक्टिस कर देते हैं तो बस मोनोटोनी हो जाते हैं, बहुत घिसा-पिटा सा करने लगते हैं। लेकिन हमें इस चीज की प्रैक्टिस करनी है कि जब आप करें तो ये संभव ही समूह सहभागिता के कारण है कि जब आप बार बार रिहर्सल के बाद भी जब करें तो ऐसा लगे कि पहली बार हो रहा है, और दर्शकों को लगे कि हाँ ये संवाद पहली बार ही बोला गया और ऐसे ही बोला जाता। तो संवाद के दौरान जो विचार है, थॉट है, प्रभाव है, उसका जो इम्पैक्ट है, जो हमारी मेमोरीज है, यादें हैं, और जो बोलने की और जो मस्तिष्क द्वारा सुनने की जो क्षमता है, उसके प्रभाव को हमें समझना पड़ेगा। सॉरी, स्तानिस्लावस्की हर अभिनेता को चाहते थे, चाहे वो मुख्य कलाकार हो या कोरस के दृश्य करने वाला कोई एक्टर, उन्हें अपने चरित्र के जीवन की विस्तृत जानकारी होना अति आवश्यक है। अभिनेता बिना संवाद बोले भी अपने आंतरिक तत्वों से चरित्र का निर्माण करता है और उसे मंच पर जीवंत कर देता है। वो कहते हैं मेरे लिए प्रत्येक एक्टर इम्पोर्टेंट है, प्रत्येक एक्टर महत्वपूर्ण है, भले चाहे वो कोरस में खड़ा होने वाली कोई भीड़ ही क्यों ना हो, भीड़ का हिस्सा ही क्यों ना हो, क्योंकि जब तक वो उनके साथ अपने करेक्टर को मैजिक गिवन सर्कमस्टेंसेस के द्वारा फील करने के बाद, कल्पना करने के बाद, अगर उसको समूह सहभागिता के साथ इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, तो वो जस्ट पपेट लगेगा, वो थोपा हुआ लगेगा। एक उदाहरण है, एक वास्तविक उदाहरण दर्शक, मेरी टीचर नीलम मान सिंह चौधरी मैडम, पद्मश्री नीलम मान सिंह चौधरी मैडम मुझे पढ़ाती थी, और उन्होंने बताया कि एक बार उन्होंने तुगलक किया इब्राहिम अलकाजी सर के नेतृत्व डायरेक्शन में, और उनका कोरस में, क्योंकि चूंकि हिंदी उनकी इतनी साफ थी नहीं और अंग्रेजी और उनका बहुत ज्यादा माध्यम रहा, और मुख्य रूप से एक्टर कम डायरेक्टर और डिजाइनर के रूप में ही थी वो, तो उनको कोरस का वो मिला किरदार। तो जब बाद में एक प्रोग्रेस और रिपोर्ट सबमिट होती है तो उसमें जो प्ले था उसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट किया गया, उसमें लिखा कि मेरा कोई करेक्टर नहीं था, मेरा कोई करेक्टराइजेशन नहीं था, क्योंकि भीड़ में थी, और मेरा सिर्फ एक ही डायलॉग था कि हुजूर हुजूर हमारी बातें सुनो, हुजूर हमारी रक्षा करो। मेरा तो कोई करेक्टराइजेशन नहीं था। इस बात को जब इब्राहिम अलगाजी साहब ने पढ़ा तो एक कमेटी बैठ गई नीलम मान सिंह मैडम के निष्कासन के लिए, और उनके सामने उनको प्रस्तुत होना पड़ा कि आप ये कह कैसे सकते हैं कि मेरा कोई करेक्टराइजेशन नहीं है। अलगाजी साहब कहते हैं कि अगर आप सिर्फ मंच पे खड़े ही होना है, आप कुछ भी नहीं, तो भी आपका ये करेक्ट होगा, आप कहाँ हो, क्या हो, आपको 5Ws का प्रयोग करना पड़ेगा, आप कैसे नहीं कह सकते। जब उन्होंने सॉरी एक्सेप्ट की, माफी मांगी और अपने उस बात को किया और भविष्य में ना दोहराने की बात कही, तब जाके उनको दोबारा मौका दिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि कितना डिसिप्लिन, जब अलकाजी साहब जो उनको मेथड को फॉलो कर रहे हैं, तो स्तानिस्लावस्की का क्या कंसेप्ट रहा होगा। तो हमें इस बात को विशेष ध्यान रखना है कि समूह सहभागिता बहुत महत्वपूर्ण है। एक मजबूत सहभागिता प्राप्त करने के लिए एक अभिनेता को अपनी तीव्र बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए ऑलवेज। अभिनेता बिना शारीरिक तनाव के तीव्रता से देखता है, तीव्रता से सुनता है, उसका शरीर मानसिक क्रिया को प्रदर्शित करता है, उसे स्तानिस्लावस्की कहते हैं। अब समूह सहभागिता जो एक्टर को एक्टर के कंसल्टेशन की बहुत सारी इम्प्रोवाइजेशन उन्होंने बताई है। जैसे दो गुप्त एजेंट हैं,
और एक एकांत में रेस्तरां या हवाई अड्डे या आम जगह जिसे हम बोले वहां पर मिलते हैं, और उनमें से एक दूसरे के पास महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं जो उनको देना है, अदला बदली करनी है, और उनको ये मालूम है कि वहां पर एक जासूस है जो हम दोनों पर नजर रखे हुए हैं। तो बिना पकड़ में आए उस दस्तावेज को दूसरे व्यक्ति तक कैसे पहुंचाओगे आप? इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको मालूम चल जाएगा कि समूह सहभागिता किस ढंग से काम करेगी। सहभागिता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करो। क्या आप एक्शंस करेंगे, क्या जेस्चर्स करेंगे, ये सुनिश्चित करो कि वो तुम्हारी बात समझ रहा है और उसके व्यवहार के अनुरूप ही तुम उसकी प्रतिक्रिया व्यक्त करो। इस तरह से हम जो हमारा समूह सहभागिता है, कम्युनियन चैप्टर है, उसको समझें। और अब जो हमारा टॉपिक है वो है एडेप्टेशन, अनुकूलन। तो वास्तव में अनुकूलन, एडजस्टमेंट जिसे हम बोले, ये कलाकार के दिमाग का लक्ष्य होता है। वो इस व्यक्ति के गुण और गुण के साथ उसका मूल्यांकन करता है कि मैं इसे कैसे करूंगा। हमने एक बचपन में 10th तक थ्योरी एक पढ़ते हैं कि अनुकूलित होना, अनुकूलन का सिद्धांत, एडेप्टेशन का सिद्धांत। कहते हैं कि जो व्यक्ति संसार, परिस्थिति, वातावरण या समय के हिसाब से अपने आप को अनुकूलित नहीं कर पाता, या तो वो नष्ट हो जाता है, जिसका प्रभाव खत्म हो जाता है। तो वही व्यक्ति सरवाइव करता है जो समय, परिस्थिति, वातावरण के हिसाब से अनुकूलित हो। और ये इस समय हमारा पास एक वास्तविक उदाहरण है। इस समय कोरोना महामारी वायरस के कारण सारी दुनिया लॉकडाउन पर है, हम अपने घरों में कैद हैं, सारी चीजें बदल गई हैं। हमने कभी ऐसी कल्पना नहीं की थी कि हिंदुस्तान की रेल, यातायात सब बंद हो जाएगा, हम अपने घरों में कैद हो जाएंगे, पढ़ाई का सिस्टम बदल जाएगा, व्यवहारिक जो हमारे मूल्य हैं वो बदल जाएंगे, चीजों का प्रभाव बदल जाएगा। अब इन परिस्थितियों के हिसाब से जो व्यक्ति अपने आप को एडेप्ट कर पा रहा है, अनुकूलित कर पा रहा है, वो व्यक्ति रहेगा, सरवाइव करेगा। और जो नहीं कर पा रहा है वो या तो डिप्रेशन में जाएगा, जरूरी नहीं उसको कोरोना बीमारी हो, वो अपने आप में मानसिक तनाव और विकृति के कारण डिप्रेशन में चला जाएगा। वो कहेगा अरे फ्रस्ट्रेट हो रहा हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, सारी स्थितियां हो रही हैं। तो अनुकूलन जब जीवन में इतना महत्वपूर्ण है तो नाटक में तो हो गई। आपने सुना होगा कि डायनासोर जो होता था वो पहले इतना बड़ा नहीं था, धीरे धीरे जिराफ। और डायनासोर जब वातावरणीय भूमंडलीय परिवर्तन हुआ तो बहुत सारे जीव जो अपने आप से परिवर्तित नहीं कर पाए, समय परिस्थिति हिसाब से नहीं सरवाइव कर पाए, वो विलुप्त हो गए। डायनासोर इसका उदाहरण है। लेकिन हमारे पास एक और उदाहरण मिलता है कि जिराफ की गर्दन शुरुआत में इतनी लंबी या ऊंची नहीं होती थी। जब वातावरणीय परिवर्तन हुआ, जिराफ अपने जो गर्दन है उसको उसने लंबा किया, अनुकूलित करता चला गया और उन परिस्थितियों में वो सर्वाइव कर पाया। तो अनुकूलन वास्तव में हमें, एडेप्टेशन वास्तव में ये सिखाता है कि आपको उन समय, परिस्थिति, वातावरण के हिसाब से अनुकूलित होना है, हमें सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को ढालना है। उसी तरह से कैरेक्टर को अपने कैरेक्टर के कैरेक्टराइजेशन के लिए, चरित्र निर्माण के लिए अपने आप को ढालना पड़ेगा, अपने प्रभाव को समझना पड़ेगा। एक दूसरे के साथ आपको समाहित होना, समायोजित करना, एक को हमेशा दूसरे व्यक्ति की उपस्थिति और उस व्यक्ति के बारे में अच्छी जानकारी होना, ये सब हमारे प्रभाव हैं। कुछ इम्प्रोवाइजेशन से हम अगर इसे समझें तो कुछ इम्प्रोवाइजेशन जैसे तुम किसी कोई घटना है जिसमें आप फंस गए और कोई दुखद समाचार है जिसका आप पर गहरा प्रभाव पड़ा है, लेकिन अगले ही क्षण कुछ ही देर बाद आपके बच्चे जो हैं वो स्कूल से आने वाले हैं और आप नहीं चाहते कि उस दुखद समाचार से वो परिचित हो या उनको प्रभाव पड़े। तो ऐसी स्थिति में अपने आप को अनुकूलित कीजिए, ऐसी स्थिति में आप अपने आप को एडेप्ट कीजिए। उस कैरेक्टर के माध्यम से आप कैसे करेंगे। और अगर दूसरा कोई उदाहरण समझें तो कि तुम
कोई आदमी तुमसे मिलने आ रहा है और तुम उससे मिलने से बचना चाह रहे हो, उसकी बचने की वजह है कि कोई तुमसे कुछ बातों को लेकर स्पष्टीकरण मांगेगा, तो तुम क्या जवाब दोगे? तो कल्पना करो कि क्या तुम्हारे आंसर्स होंगे और किस उद्देश्य के लिए तुम उस परिस्थितियों में अपने आप को अनुकूलित होने के लिए ढालोगे, अपना एडेप्टेशन किस तरह से करोगे। ये सब उदाहरण हो सकते हैं। एक और इम्प्रोवाइजेशन अगर देखें, किसी एक ऐसे व्यक्ति से मिलो जिसे तुम नहीं जानते। अब मुझसे मिलने के लिए, उसको समझने के लिए आप क्या अपने आप को अनुकूलित करोगे। ये सब अनुकूलन की स्थिति के उदाहरण हैं, जो स्तानिस्लावस्की का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। और अब हम स्तानिस्लावस्की के जिस चैप्टर का विश्लेषण करेंगे उसका नाम है सुपर ऑब्जेक्टिव, द सुपर ऑब्जेक्टिव और एंड द थ्रो लाइन ऑफ एक्शन, या हिंदी में कह सकते हैं मुख्य अभिप्राय और क्रिया। तो अगर आप इसको समझेंगे तो स्तानिस्लावस्की इसमें, जैसे हमने पहले बार बार डिस्कस किया है कि स्तानिस्लावस्की जो लेखक की जो तुलना करता है वो एक पिता के समान करता है। तो सुपर ऑब्जेक्टिव मूल रूप से राइटर और उसकी राइटिंग से रिलेटेड है, मतलब स्क्रिप्ट से संबंधित है। स्तानिस्लावस्की ने बार बार ये कहा है कि हम महान नाटककारों के बिना रंगमंच नहीं कर सकते। रंगमंच का पहला कर्तव्य नाटककार के प्रति है, मतलब जो उसने लिखा है, जो उसकी अवधारणा है, जो मूल उद्देश्य है, हम वास्तव में उसी को फैलाते हैं। अगर इसको एक दृष्टि से मैं आपको और समझाऊं तो हमने कई बार अभिनय की परिभाषा को भी परिभाषित किया, डिस्कस किया। तो व्हाट इज एक्टिंग? कहते हैं एक्टिंग इज अ कम्युनिकेशन। वास्तव में क्या है एक्टिंग? कम्युनिकेशन ही है, एक माध्यम है, संचार का माध्यम है। एक बात है, एक विषय वस्तु है जो राइटर ने पटकथा के माध्यम से, विषय वस्तु के माध्यम से हमें दी है, और उस विषय वस्तु को हमें दर्शकों तक भेजना है। और भेजने का मीडिएटर कौन है, माध्यम कौन है, मध्यकर्ता कौन है? एक्टर है। और एक्टर अपनी बॉडी, वॉइस, माइंड, या अपने आंगिक वाचिक आहार्य, या अपने इंटरनल और एक्सटर्नल कंसेप्ट और जो ट्रुथ के माध्यम से उस बात को संप्रेषित करता है। तो एक्टिंग इज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। अभिनय एक संचार का माध्यम है, और संचार जो करता है, उस बात को संप्रेषित जो करता है, वो अभिनेता होता है। तो यहां स्तानिस्लावस्की इस बात पर जोर देते हैं कि मूल रूप से जो नाटक है वो रंगमंच के बिना नहीं हो सकता। बहुत सारे आपने कंसेप्ट समझे भी होंगे, कहते हैं कि स्क्रिप्ट के बिना थिएटर हो सकता है, अकॉर्डिंग टू स्तानिस्लावस्की रंगमंच कभी भी बिना लेखक और नाटक के नहीं हो सकता। इसलिए रंगमंच का पहला कर्तव्य होता है कि हमें नाटककार का जो विचार है, जो थॉट है, उसको जानना, समझना और उसको फिर फैलाना। एक लिखित नाटक अभिनेता और निर्देशक की मदद से ही एक जीवंत और महत्वपूर्ण प्रस्तुति बनती है। उन्हें दर्शकों को लेखक के जो मुख्य विचार हैं, लेखक के लिखने का जो कारण है, उसको पहुंचाना अति आवश्यक है। और वास्तव में अगर आप गौर करें तो स्तानिस्लावस्की जो मुख्य अभिप्राय है, जो नाटक का मुख्य आधार है, या नाटक की जिसको हम बोलें कि मुख्य विषय वस्तु है, नाटक का जो मूल कंटेंट है, उसको ही स्तानिस्लावस्की अपनी भाषा में, अपने एक्टिंग के कंसेप्ट में सुपर ऑब्जेक्टिव या हिंदी में मुख्य अभिप्राय के नाम से संबोधित कर रहे हैं। सिंपल है, बहुत सरल है, कोई ज्यादा कठिन नहीं है कि जो मूल उद्देश्य है नाटक का, उसको तो स्तानिस्लावस्की कहते हैं कि आप अपना मत कीजिए, नाटक का जो मूल भाव है, जो मूल उद्देश्य है, उसको एज इट इज दर्शकों तक भेजिए। इसलिए स्तानिस्लावस्की ने उसका नाम सुपर ऑब्जेक्टिव दिया। हम ये भी समझ सकते हैं कि लोगों तक पहुंचाना ही अभिनय का अंतिम लक्ष्य है, इसलिए स्तानिस्लावस्की का ही आरंभ बिंदु भी हम इसे मान सकते हैं। अगर वास्तव में देखें तो सुपर ऑब्जेक्टिव नाटक का सार है, ये बात बिल्कुल सही है। नाटक का जो सार होता है, सारांश है, वही उसको सुपर ऑब्जेक्टिव के नाम से हम समझ सकते हैं। अगर आप भूल जाएं तो इतना याद रखिए कि वास्तव में सुपर ऑब्जेक्टिव है क्या? नाटक का सार। उसे निर्देशक या मार्गदर्शक भी हम कह सकते हैं, मार्गदर्शन के माध्यम से वह जाएगा। सुपर ऑब्जेक्टिव के द्वारा अभिनेता लेखक के विचार को रंगमंच की अपनी प्रस्तुति में बुनता है। सुपर ऑब्जेक्टिव सृजन प्रक्रिया का आधारभूत उत्प्रेरक है। अभिनय प्रस्तुति के निर्माण की प्रक्रिया में रंगमंच प्रस्तुति लिखित नाटक को एक दूसरे की सहभागिता के साथ वही जोड़ता है। वास्तव में जो विषय वस्तु है, थीम है, जो चरित्र की क्रियाएं हैं, तर्क हैं, वो उन सबको नियंत्रित करता है सुपर ऑब्जेक्टिव। एक अभिनेता जब एक्टर अपनी भूमिका या कैरेक्टर को तैयार करता है तो शुरुआत से लेकर अंत तक ये अभिप्राय उसके दिमाग में स्पष्ट होना चाहिए
कि वह क्या भेजना चाह रहा है और कैसे भेजेगा। अगर वो उसे भूलता है या उस चीज को नहीं समझता है तो आप ये समझिए कि जैसा कि स्टेनिस्लावस्की भी कहते हैं कई बार इस विषय में कि मंच पर चरित्र के जीवन की निरंतरता को तोड़ देता है। वो प्रत्येक विवरण, प्रत्येक सोच, प्रत्येक क्रिया इस सुपर ऑब्जेक्टिव से जुड़ी होनी चाहिए। अर्थात आप मैजिक का सहारा लेकर जब आप कोई विवरण देते हैं, कोई डिटेल देते हैं, कोई एनालिटिकल अप्रोच करते हैं, जो आप कैरेक्टर की सोच बना रहे हैं, उसका एक जो मैनेरिज्म बना रहे हैं, उसके जितने एक्शंस बना रहे हैं, वो सारा का सारा सुपर ऑब्जेक्टिव अर्थात मुख्य अभिप्राय या मेन कंसेप्ट या मेन थॉट से जुड़ा होना चाहिए। इसीलिए वो सेकंड चैप्टर याद कीजिए आप, गिवन सर्कमस्टेंसेस, कि आपका जो सुपर ऑब्जेक्टिव पे ही जो रहेगा वो आपका डिपेंड होगा गिवन सर्कमस्टेंसेस। नहीं तो एक्टर क्या करता है कि भाई मैं मैकबेथ होता, मैंने तो नहीं देखा राम को, तो पता चला आपने राम को एक सुपरमैन टाइप दिखा दिया और एक नई टाइप की जीन्स टी शर्ट में दिखा दिया और आपने कहा ये मेरा राम है। आपने नया एक्सपेरिमेंट के चक्कर में बताया, ठीक है, एक्सपेरिमेंट के लिए बुरा नहीं है, लेकिन भाई राम से रिलेटेड जो डिटेल मिल रही है और राम के चरित्र को लेकर जो हमारा सुपर ऑब्जेक्टिव्स है उसके रिगार्डिंग राम हमें ऐसी उसकी दृष्टि नहीं मिलती। तो हमें जो राइटर ने, आप रामानंद सागर की रामायण कर रहे हैं, वाल्मीकि की कर रहे हैं, महर्षि वेदव्यास की कर रहे हैं, या आपकी एक नाटक कॉम्बिनेटेड कुंभकर्ण भी है, तो उसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट, तो उसमें आप कहना सकते हैं, किसी ने रोका भी नहीं। अब भाई ये मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन का कालिदास है, ना कि जो हमारे भास कालिदास और वो वाला कालिदास है, या हमारे विद्युत्तमा का कालिदास है। दोनों के कालिदास अलग अलग हैं, तो दोनों की विषय वस्तु अर्थात दोनों का सुपर ऑब्जेक्टिव अलग है, तो दोनों का विवरण, दोनों की सोच, दोनों की क्रियाएं अलग अलग होंगी और ये वास्तव में एक दूसरे से जुड़नी चाहिए, तभी वो कंसेप्ट पूरा हो पाएगा। एक अभिनेता को अपने सुपर ऑब्जेक्टिव के लिए एक उचित और अभिव्यक्तिपूर्ण नाम देना चाहिए, जिसको हम एक्टिव वर्ब भी कह सकते हैं। इस नाटक की व्याख्या पर निर्भर करती है, इंटरप्रिटेशन पर निर्भर करती है। आपकी इंटरप्रिटेशन, आपका लॉजिक क्या है, आपने ये डिटेल जो आप डिटेल करते हैं वो क्या है, वो आपकी सुपर ऑब्जेक्ट पर डिपेंड होगी, हमेशा ध्यान रखिए। इसके अलावा फिर अगर आप समझें तो एक और महत्वपूर्ण बात आप समझ सकते हैं कि नाटककार द्वारा दी गई परिस्थितियां, गिवन सर्कमस्टेंसेस में प्रत्येक पात्र, प्रत्येक जो कैरेक्टर है वो अपना आधारभूत मुख्य लक्ष्य होता है। मुख्य लक्ष्य केंद्रीय क्रिया कहलाता है और यही कारण उसका सबसे महत्वपूर्ण होता है। भूमिका के द्वारा एक लक्ष्य प्राप्त करना ही, जो कैरेक्टर है उसके द्वारा एक लक्ष्य को जो प्राप्त करता है वह उस चरित्र का सुपर ऑब्जेक्टिव है, या इसे हम दूसरी भाषा में उसका थ्रू लाइन ऑफ एक्शन भी कह सकते हैं। एक तो मूल उद्देश्य क्या है, मूल भाव क्या है, और उसी को प्राप्त करना, जो एक्टर उसके लिए कैरेक्टर काम करेगा, वो उसका मुख्य भाग जो है उसको हम थ्रू लाइन ऑफ एक्शन भी कहते हैं। नोट कर लीजिएगा इसको। जैसे जिस प्रकार भूमिका के अपने सुपर ऑब्जेक्टिव या थ्रू लाइन ऑफ एक्शन होते हैं, उसी प्रकार एक अभिनेता के प्रत्येक अभ्यास और इम्प्रोवाइजेशन में भी होने चाहिए। ये थ्रू लाइन ऑफ एक्शन का हमारा चैप्टर है, या इसको हम बोल सकते हैं सुपर ऑब्जेक्टिव, ये स्क्रिप्ट से रिलेटेड है। इसके अलावा एक चैप्टर हमारा है जिसको मैं थोड़ा संक्षिप्त में कवर करूंगा, इसको मैंने आपको डिस्कस भी किया होगा एक दो बार, कई बार, रिलैक्सेशन ऑफ मसल या मांसपेशियों में तनाव में जो मुक्ति होती हो। स्टेनिस्लावस्की इस विषय में कहते हैं कि कई बार मंच पर हमारी कुछ ऐसी परिस्थितियां और घटनाएं हो जाती हैं जिनमें हमें कोई एक स्थिर पोज लेना पड़ता है, कोई एक स्थिर सिचुएशन बनानी पड़ती है, फ्रीज होकर खड़ा रहना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में हमारी शरीर में जकड़न पैदा हो सकती है, बॉडी हमारी स्टिफ हो सकती है। तो कहते हैं कि आप जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अंबेडकर की एक स्टैच्यू पर खड़े हो, सामने उंगली दिखा रहे हैं, तो स्टेनिस्लावस्की कहते हैं कि आप सोचिए अपने मन में पहले तो आप एक्सरसाइज कीजिए जो आपने उन्होंने आपको मांसपेशियों के तनाव में बताया कि आपको कंसंट्रेशन ऑफ अटेंशन एक है, और दूसरा आपको हमेशा जो एक्टर है उसको अपने शरीर को फिट रखना चाहिए, और फिट के साथ साथ सिर्फ एक्सरसाइज नहीं बताई। तो उन्होंने कहा कि एक्टर को संगीत का बहुत अच्छा ज्ञान होना चाहिए। जिस तरह से गायक का सुर और हारमोनियम और पियानो पर कमांड होता है,
उसी तरह से एक्टर को अपने संवादों के लिए संगीत का ज्ञान होना चाहिए, उसको फिजिकली फिट होना चाहिए। ये सारी की सारी क्रियाएं वो रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स में कहते हैं। दूसरा इसको साइकोलॉजिकल भी वो जोड़ देते हैं। वो कहते हैं फॉर एग्जांपल आप अम्बेडकर की स्टैच्यू के तरह खड़े हुए हैं और आप उंगली सामने दिखा रहे हैं, तो कुछ देर बाद आपके हाथ में स्ट्रेस आ जाएगा, आपके हाथ में टेंशन आ जाएगी और भारी भारी लगेगा। तो कहते हैं आप अपने मन में उस जो एक्शन है उसको डाइवर्ट कीजिए और सोचिए, उसको कुछ काम दीजिए। कि जैसे आप सामने खड़े हैं और कह रहे हैं, मन में सोच रहे हैं कि मैं तुम्हें रास्ता बता रहा हूं और वो रास्ता वहां की तरफ जाता है। जब आप मन में ये सोचेंगे तो उसकी जो टेंशन है उसको आपने दूसरी जगह डाइवर्ट कर दिया। तो इस तरह से आप अपने मसल्स को रिलैक्स कर सकते हैं। ये रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स की अवधारणा हम समझ सकते हैं। इसके बाद स्टेनिस्लावस्की की इस बात को हमें बहुत याद रखना चाहिए, जो हमें बार बार सिखाती है। मास्को आर्ट थिएटर का जो ध्येय था, कंसेप्ट ही था कि करेक्टर इज नॉट बिगर एंड स्मॉल, एक्टर इज बिगर एंड स्मॉल। अर्थात कोई भी जो भूमिका है वो छोटी बड़ी नहीं होती, छोटा बड़ा सिर्फ अभिनेता होता है। तो इस ढंग से स्टेनिस्लावस्की की और भी चीजें हैं जिन पर थोड़ा थोड़ा हम और परिचर्चा कर लेते हैं। कि जैसे एक टेक्स्ट, सब टेक्स्ट, प्री टेक्स्ट का जो कंसेप्ट है कि मूल रूप से हमें एक अभिनेता को ये पता लगाना है कि टेक्स्ट क्या है हमारा। जो हमें लिखा होता है वो हमारा टेक्स्ट होता है, और जो उसके पीछे का अर्थ होता है जो हमें लेखक नहीं देता है और जिसका पता अभिनेता को लगता है। इसके बारे में स्टेनिस्लावस्की बहुत जोर डाल के इस बात कहते हैं कि अगर नाटक का जो लिखा है, जो ऊपर ऊपर का जो लिखा हुआ है, अगर वो होता और वो एक्टर दिखा रहा है तो वो तो नाटक घर पे भी पढ़ सकता है दर्शक। वास्तव में उस लेखनी के पीछे का अर्थ क्या है, उसके पीछे का मकसद क्या है, उसका सुपर ऑब्जेक्टिव क्या है, यही जानने के लिए ऑडियंस स्टेज में या ऑडिटोरियम में आती है नाटक देखने के लिए। तो हमें जो लिखा है वो टेक्स्ट, उसके पीछे का अर्थ क्या है सब टेक्स्ट, और प्री टेक्स्ट वो कैसे सोचकर उसमें राइटर ने ये बात लिखी, उसकी दृष्टि क्या रही होगी। हमें तीन चीजों को समझना पड़ेगा, यही उसका टेक्स्ट सब टेक्स्ट का कंसेप्ट है। और हमने मैजिक केस, गिवन सर्कमस्टेंसेस, इमोशनल मेमोरी, ट्रुथ एंड बिलीफ, एडेप्टेशन, कम्युनियन और टेम्पो एंड रिदम, टेक्स्ट सब टेक्स्ट, इन सब पर डिस्कस कर लिया। और तो कुछ पॉइंट्स आप हमेशा ध्यान रखिए। कुछ अच्छे से कोटेशन मुझे याद आ रहे हैं कि अभिनेता के अंदर निर्देशक को मर जाना चाहिए, एक्टर के अंदर जो डायरेक्टर है उसको मर जाना चाहिए। ये बोला है व्लादिमीर आई नेमिरोविच दानचेन्को। तो एज एन डायरेक्टर के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, है ना। और उनके प्रिय शिष्यों में से यूजिन वैक्टनगोफ हैं, जो श्रेष्ठ स्टूडेंट्स रहे हैं उनके। तो इस ढंग से स्टेनिस्लावस्की को अब हम यहीं समाप्त करते हैं आज की इस लेक्चर को, क्योंकि आपका ये काफी बड़ा विषय है और काफी वृहद है, लेकिन आपके पाठ्यक्रम के अनुसार से ये आराम से 4-5 घंटे का लेक्चर है और इसको आप आराम से जोड़ के 2-3 घंटे का तो होगा ही, और उसको जोड़ के आप आराम से अपने नोट्स बनाइए और तैयारी कीजिए। और जो कुछ समझना है वो आप मुझसे दोबारा पूछ लीजिएगा, और कुछ दिक्कत हो तो उसको देखिए दोबारा से, और अगला जो चैप्टर होगा उस पर हम डिस्कस दोबारा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।